मोटरसाइकिल में ब्रेक रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आता है उसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेक लीवर का लूज हो जाना। लूज मतलब स्पॉन्गी टाइप, मतलब प्रेस करेंगे तो ऐसा फील होगा कि बहुत इजीली प्रेस हो रहा है, पहले का ऐसा वो टाइटनेस नहीं है और ब्रेक भी ठीक से पकड़ नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉमन प्रॉब्लम होता है बेसिकली वो होता है ब्रेक फ्लूइड में एयर बबल का घुस जाना। तो उस केस में ब्रेक फ्लूइड का ब्लीडिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये कोई एक लौता प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे कि जो डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट अगर बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है तब भी आपको ये स्पॉन्गी फील होगा। ब्रेक पैड का बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ। और यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर के अंदर भी पिस्टन होता है, गैस्केट होता है, वो सब डैमेज हो जाता है तब भी आपका ये जो ब्रेक लीवर है ये स्पॉन्गी फील होगा। तो मोस्ट ऑफ द बाइक के केस में ही इस मास्टर सिलेंडर का एक रिपेयरिंग किट मिलता है। रिपेयरिंग किट मतलब मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए जो जो मेन पार्ट होता है इसके अंदर, उस पार्ट का एक स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएगा जिसको आप चेंज करके मास्टर सिलेंडर को नया जैसा तो नहीं होगा बट बहुत हद तक वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रिपेयरिंग कर देने से आपका मास्टर सिलेंडर पहले जैसा एकदम 100% वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर सिचुएशन ऐसा है कि 50% 40% पहुंच गया है तो उस केस में इसको आप रिपेयर करके अप टू 80-90% तक पुश कर सकते हैं। तो मेरे पास है टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 BS4 मॉडल। बट आपके पास टीवीएस का अगर कोई भी बाइक हो, कोई भी मॉडल हो, नॉट ओनली टीवीएस, मोस्ट ऑफ द बाइक में आप देखे होंगे ये जो मास्टर सिलेंडर है मोर और लेस एक ही जैसा होता है दिखने में, और दिखने में एक ही होगा तो अंदर का जो सिस्टम है वो भी सेम ही है। तो ये मास्टर सिलेंडर रिपेयरिंग किट का यूज करने का जो प्रोसेस है सिर्फ टीवीएस बाइक नहीं और भी जितना बाइक में इस तरह का मास्टर सिलेंडर आता है सबके लिए सेम है, और आप चाहे तो इसको डिटो कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो रिपेयरिंग किट है इसको कैसे यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो मास्टर सिलेंडर को रिमूव करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। बट आप चाहे तो इसको हैंडल पे माउंट रहते हुए भी ये काम कर सकते। बट आगे का जो प्रोसेस है ये आपको एज इट इज कॉपी करना है। सबसे पहले तो रिजर्वर का कैप खोल लीजिए, अंदर गैस्केट वगैरह निकाल लीजिए। उसके बाद अंदर मतलब रिजर्वर के अंदर जितना भी ब्रेक फ्लूइड्स है इसको आपको निकालना पड़ेगा। आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है आप उस आइडिया का यूज़ करिए। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ अंदर का जो ब्रेक फ्लूइड है उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि जब इसका ब्रेक लाइन को मैं रिमूव करूंगा ये जो ब्रेक फ्लूइड है रिजर्वर में ये सब मास्टर सिलेंडर से बाहर गिर जाएगा, तो इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी है। तो रिजर्वर यहाँ पे मेरा टोटल एम्प्टी हो चुका है। अब इसका जो ब्रेक लाइन है ब्रेक लाइन को मैं ओपन करूंगा। एक और चीज, यहाँ पे मेरा जो ब्रेक लीवर है इसमें वर्टिकल फ्री प्ले आ गया है, मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है जैसा आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना है तो बहुत दिन यूज करते करते ये घिस गया है, ऊपर और नीचे खा गया है, नाट बोल्ट भी इसका घिस गया है। सेम चीज मैं अगर मेरा क्लच लीवर पे दिखाऊं तो एक्चुअली ये जो क्लच लीवर का टोटल असेंबली एकदम न्यू है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये हॉराइजॉन्टल फ्री प्ले, ये तो नॉर्मल चीज़ है जैसा क्लच लीवर पे होना चाहिए, बट वर्टिकल कोई फ्री प्ले नहीं है, ऊपर नीचे ये नहीं हो रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। पूरा एकदम अपने जगह पे टाइट बैठा है, कोई भी वर्टिकल फ्री प्ले नहीं है। तो आपका जो ब्रेक लीवर है उसका भी अगर सेम हालत है तो जब भी आप मास्टर सिलेंडर रिपेयरिंग किट का यूज़ कर रहा है उसके साथ ही साथ आप ब्रेक लीवर को भी चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट ब्रेक लाइन को मैं रिमूव करूंगा। यहाँ पे एक बैंजो बोल्ट है, इस बैंजो बोल्ट को रिमूव कर लेना है। और ये जो बैंजो बोल्ट है मेनली आपको ब्रेक लाइन पे ही दिखेगा क्योंकि इस बोल्ट का खासियत यही है कि इसके अंदर एक होल रहता है जिसके अंदर से जो फ्लूइड है वो पास होता है। और आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं मैं नीचे एक कपड़ा को रखा हूँ। बोल्ट को रिमूव करने के बाद अंदर का जितना भी ब्रेक फ्लूइड है बाहर आके गिरेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ब्रेक फ्लूइड मेरे बाइक पे गिरे क्योंकि ये जो ब्रेक फ्लूइड है बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है और लोहे का जानी दुश्मन होता है ब्रेक फ्लूइड। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो रिजर्वर था उसको खाली कर लिया था क्योंकि एट दिस पॉइंट अगर रिजर्वर में ब्रेक फ्लूइड होता तो वो भी बाहर आ जाता। एंड लास्टली मास्टर सिलेंडर असेंबली का जो ब्रैकेट है वहाँ पे 2 बोल्ट लगा है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मास्टर सिलेंडर असेंबली पूरा बाहर आ चुका है और लास्ट जो चीज़ बचा है वो है ब्रेक स्विच। नीचे इस पॉइंट पे लगा है, 2 कपलर के थ्रू आपको इसको खींच के बाहर निकाल देना है। मास्टर सिलेंडर आ चुका है मेरे हाथ पे और अब इसको लेके चलते हैं सीधा मेरे लैब के अंदर। तो ये रहा मास्टर सिलेंडर विथ ब्रेक लीवर। तो एक्चुअली जो मास्टर सिलेंडर है वो नीचे होता है जो हमें यूजुअली दिखता नहीं है। ये मास्टर सिलेंडर नहीं है, ये तो हो गया रिजर्वर। यहाँ पे जो ब्रेक फ्लूइड है वो रिजर्व रहता है। इससे पहले जो थर्ड पार्टी एक ब्रेक लीवर इंस्टॉल किया था वहाँ पे इस तरह का जो आपको डब्बा दिख रहा था वो एक रिजर्वर था। तो वहाँ पे वो जो डब्बा है वो हो गया ये, और जो मास्टर सिलेंडर है वो रहता है नीचे। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहीं पे रहता है हमारा जो मास्टर सिलेंडर। तो बेसिकली जो मेन पार्ट है यहाँ पे है और जो हमारा मेन काम यहीं पे होने वाला है। और आज के इस वीडियो का जो किरदार है वो तो सबसे पहले हो गया ये किट मास्टर सिलेंडर मेजर। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, बट मेन जो चीज़ है वो है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर अगर आपको पता है तो कोई टेंशन नहीं है, प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके साथ जो ब्रेक लीवर है ब्रेक लीवर को भी हम लोग चेंज करेंगे। ये रहा नाम, ये रहा प्राइस और ये रहा पार्ट नंबर। तो सबसे पहले जो ये ब्रेक लीवर है इस ब्रेक लीवर को रिमूव कर लेंगे। 10 mm का बोल्ट ऊपर भी है और नीचे भी है, किसी भी एक तरह का बोल्ट को आप घुमाइए और ये जो नाट है नाट निकल जाएगा। इसके बाद बोल्ट को आपको थोड़ा घुमा के ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी थ्रेड बना है।
सो बोल्ट को भी आपको घुमा के निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोल्ट में भी थ्रेड बना हुआ रहता है। और इसके बाद जो ब्रेक लीवर है हमारा, ब्रेक लीवर बाहर आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा मेन मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया रिजर्वर। और यहाँ पे ये हो गया ब्रेक स्विच, मतलब ब्रेक लीवर आप जब दबाते हैं तो आपका जो बैकलाइट है, बैकलाइट लीड करता है, उसके लिए स्विच है। और ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं यही होता है पिस्टन। वीडियो में शायद ना समझ में आए, बट मैं आपको दिखाने का कोशिश भी करता हूँ। ये जो पिस्टन है ना, यहाँ पे डेंट हो गया, मतलब थोड़ा गड्ढा हो गया, घिस घिस के यहाँ पे गड्ढा हो गया। सेम चीज़ इसमें भी हुआ है। ये जो ब्रेक लीवर है, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये तो सपाट हो गया है। बाय द वे ये जो नया वाला है इसके साथ तो मैं कंपेयर कर ही दूंगा, तो आगे आपको सब पता लग ही जाएगा। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी डेंट हो गया है, यहाँ पर भी डेंट हो गया है। तो दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो पहले ऐसा था और अभी और ज़्यादा घट गया है। तो इससे क्या होगा, जब आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो पिस्टन पे जितना प्रेशर आना चाहिए उतना प्रेशर अभी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पिस्टन को चेंज करना एज वेल एज ये जो ब्रेक लीवर है इसको भी चेंज करना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या माल हमें मिलता है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सा पार्ट चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा अनबॉक्सिंग वीडियो। चलिए हो गया अनबॉक्सिंग। ओके, तो मेन ये है पिस्टन। बेसिकली जब आप प्रेस करते हैं यही ऐसे जो ब्रेक फ्लूइड है उसको प्रेस करके कैलिपर तक पहुंचाता है। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यही पार्ट, ये वाला पार्ट है। और इसके आगे लगा रहता है ये जो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, मतलब आप जब ब्रेक को प्रेस करते हैं जो फोर्स फील होता है वो फोर्स ये स्प्रिंग ही देता है। मतलब ये स्प्रिंग जो ब्रेक लीवर है उसको ऑपोजिट में प्रेस करके रखता है। तो बेसिकली यही स्प्रिंग का फोर्स आपको ब्रेक लीवर पे फील होता है। और ये जो रिजर्वर है उसका गैस्किट, हालांकि मेरा जो रिजर्वर है उसका गैस्किट अभी भी सही है। ये एक और गैस्किट जो पिस्टन में लगेगा, ये इंडिकेटर ये वाला पार्ट, हालांकि ये इतना कंपलसरी नहीं है। और ये एक सर्कलिप। तो इस काम को करने के लिए एक स्पेशल टूल का अगर ज़रूरत पड़ेगा वो है एक सर्कलिप रिमूवर या फिर सर्कलिप होल्डर। तो क्या क्या पार्ट चेंज होने वाला है आपने देख लिया है, तो हमें अभी एग्जैक्टली यही सब पार्ट पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो गैस्किट है या फिर पिस्टन कवर आप कह लीजिए, इसको पहले रिमूव करना है, जो लगा रहता है सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पे। और पुराना वाला लीवर का ये जो नट बोल्ट है इसका रिकमेंड नहीं है, क्योंकि नए लीवर के साथ नट और बोल्ट भी मिलता है हम लोगों को। तो सबसे पहले पिस्टन के ऊपर जो ये गैस्किट कवर लगा है इसको हम निकाल देंगे। डैमेज भी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया हमें मिल चुका है अभी। यहाँ का ये जो ब्रेक स्विच है मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि काम करते करते हो सकता है ये जो पिन है थोड़ा बेंट हो जाए। तो यही होता है बेसिकली स्विच। बहुत टाइट है, कैमरा तक हिल गया। तो जो भी हो, ये रहा पहला पार्ट, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। नेक्स्ट काम है सर्कलिप को निकालना, और अंदर बहुत ही कचरा है एक्चुअली। तो इसको अगर साफ़ करना है तो सिंपल पानी से भी आप साफ़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली जो सर्कलिप है ये निकल चुका है, और बहुत ही मशक्क़त करने के बाद ये निकला है। सर्कलिप का कंडीशन सही है, देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ है। जो प्रॉब्लम हुआ है वो पिस्टन के साथ हुआ है। पिस्टन का हालत बहुत ही ख़राब है। तो अंदर कुछ इस तरह से जो पिस्टन और उसके आगे स्प्रिंग ऐसे लगा रहता है। तो बेसिकली पिस्टन को यहाँ से प्रेशर दिया जाता है और स्प्रिंग बैक प्रेशर देता है, जो आपका जो ब्रेक लीवर है वहाँ पे फील होता है। जो भी है इतना ही काम है। तो हमारा पिस्टन स्प्रिंग भी निकल चुका है, सर्कलिप भी निकल चुका है, और बाकी ये जो पार्ट है, मतलब ये दोनों पार्ट, ये तो रिजर्वर के लिए है, और मास्टर सिलेंडर के लिए जितने भी काम है वो हमारा हो चुका है। तो अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं है, सीधा एक होल है। ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर रहता है, और ये जो छोटा सा होल है, इस होल से ये नीचे वाला जो पाइप है, कंपार्टमेंट जो भी आप कह लीजिए, इसमें पहुंच जाता है। ये जो पिस्टन है सिर्फ उस फ्लूइड को उस साइड पे प्रेस करता है, और उस साइड में क्या लगा रहता है, हमारा जो ब्रेक लाइन है, मतलब पाइप, उसके साथ कैलिपर तक कनेक्टेड रहता है, या फिर एबीएस मॉड्यूल जो भी आप कह लीजिए। तो बहुत ही सिंपल एक चीज़ है। और अगेन अभी इसको मैं पानी से वॉश कर लूँगा। अभी आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि पानी से वॉश करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो जितने बार भी मुझे मौका मिला है मैं आप लोगों को ये चीज़ बोला हूँ कि ये जो ब्रेक फ्लूइड है बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। मतलब जो लोहा है, लोहा में बहुत जल्दी जंग लग जाता है। लोहे में ये जो ब्रेक फ्लूइड है ये पड़ेगा तो पानी से भी बहुत जल्दी। तो इसीलिए मास्टर सिलेंडर जो होता है और ब्रेक फ्लूइड के रिलेटेड, आई मीन ब्रेक फ्लूइड में कॉन्टैक्ट में आने वाले जितना भी पार्ट होता है वो कोई भी पार्ट लोहे के नहीं बना होता है, एसएस का भी नहीं बना होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं कास्ट एल्यूमिनियम है, लोहे का नहीं है। और ये जो आप पिस्टन देख पा रहे हैं ये भी पीतल का है, लोहे का नहीं है, इसलिए हल्का भी है, उतना ज़्यादा भारी नहीं है लोहे के जैसा। बट फिर भी आप देख पा रहे हैं उसको भी ये उसका हालत कैसे बना दिया है।
तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ब्रेक फ्लूइड अगर कोई भी मेटल पार्ट में गिर जाता है तो तुरंत उसको साफ़ कर दीजिए। और इसीलिए इसको अगर पानी से आप अगर वॉश करेंगे तो इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ब्रेक फ्लूइड जैसा फ्लूइड को भी झेल सकता है। तो होपफुली अभी आपको बात समझ में आ गया। मैं अभी इसको वॉश करके लाता हूँ। तो इसको मैं सिंपल एकदम पानी से साफ़ किया हूँ और कपड़े से पोंछ लिया हूँ। कोई पेट्रोल, केरोसिन ये सब से साफ़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सोप या फिर ऐसा कुछ चीज़ अप्लाई करने का ज़रूरत है। सिर्फ पानी से ही ये साफ़ हो जाएगा और उससे ही अपना जो काम है वो हो जाएगा। ये जो ब्रेक फ्लूइड लेवल इंडिकेटर है ये इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइज में बड़ा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि नया वाला जो मास्टर सिलेंडर आ रहा है बाइक में उसका साइज बड़ा है, बट मेरे पास BS4 मॉडल है जो कि पुराना है और पुराना में छोटा आता था, तो हो सकता है ये रीज़न है, तो ये पार्ट रिप्लेस नहीं होगा। ये जो मेंटेनेंस किट है इसका यूज़ मैं अब सेकेंड टाइम कर रहा हूँ। इसके पहले भी एक बार मैं कर चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जितने बार बिगड़ेगा उतने बार आप मेंटेनेंस किट का यूज़ करके इसको आप ठीक कर लेंगे। हाँ, ठीक तो हो जाएगा, बट एकदम नया वाला जो मास्टर सिलेंडर होता है उसका जैसा फीडबैक रहता है वैसा वाला फील आपको नहीं मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप इस किट का यूज़ करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा इसको आप रिपेयरिंग करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको एकदम नया जैसा फील होगा। तो एक टाइम आएगा जिसके बाद आपको नया रिप्लेस करना ही पड़ जाएगा। और मेरे लिए और मेरे हिसाब से 2 बार मेंटेनेंस किट का यूज़ करना सफिशिएंट है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो रिजर्वर है, यहाँ का ये जो थ्रेड है जहाँ पे रिजर्वर का कैप लगता है, ये थ्रेड भी ख़राब हो गया है। यहाँ पे जो मिरर लगता है, मिरर को निकलना लगाना ये सब करना पड़ा था, तो ये जो थ्रेड है ये भी ख़राब हो चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो बैंजो बोल्ट है यहाँ पर भी अगर लीकेज का प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे गीला गीला रहता है, तो ऐसे केस में आपका ये जो मास्टर सिलेंडर सेट है इसको टोटली चेंज करना पड़ जाएगा। और आई होप ये ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका बाइक लगभग 80-90 हज़ार किलोमीटर चल चुका होगा, तब जाकर ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको जो मास्टर सिलेंडर है इसको टोटली रिप्लेस करना पड़े। तो ऐसा केस में आई होप ये ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। तो अब टाइम है असेंबल का। तो अगर आपका पुराना वाला पिस्टन ऐसे हालत में ही है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि स्प्रिंग को कैसे लगाना है। जो छोटा वाला पोर्शन है, छोटा वाला पोर्शन आपका जो पिस्टन है, पिस्टन के आगे मुंडी पे इस तरह से लगाना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगा के। ये लग गया और अभी ये पिस्टन चला जाएगा सीधा इसके अंदर। बस अब ध्यान से समझिए, ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो पार्ट यहाँ पे आपका जो सार्क क्लिप है, सार्क क्लिप रहेगा। सार्क क्लिप का काम क्या है, पिस्टन को अंदर पुश करने के बाद इसको अंदर ही होल्ड करके रखें। तो पिस्टन का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में सार्क क्लिप क्या करता है, पिस्टन को लॉक कर देता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट आपको दिखाया, मतलब ये वाला पोर्शन, इसके अंदर तक आपको पिस्टन को पुश करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका ये जो सार्क क्लिप है, सार्क क्लिप को आपको लॉक करना पड़ेगा। तो पिस्टन को जब आप लगाने जाएंगे तो आपको टाइट फील होगा, क्योंकि पिस्टन का जो अभी गैस्केट है एकदम नया है, तभी एकदम ज़बरदस्त काम करेगा। ये चला गया पिस्टन अंदर और इसको प्रेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब जाके अंदर की तरफ जाएगा। तो ये पिस्टन जितना अंदर जाना है उतना भी अंदर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे ये जो सार्क क्लिप है, सार्क क्लिप को आपको होल्डर से पकड़ लेना है कुछ इस तरह से। और ये इनसाइड सार्क क्लिप है, मतलब आपको इनसाइड वाला सार्क क्लिप होल्डर या फिर सार्क क्लिप प्लेट चाहिए, क्योंकि इसको आपको पकड़ के अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब कैमरा के सामने ही हो। इसको पकड़ना पड़ेगा एकदम इसके नोक पे, ताकि अंदर फालतू में जगह कंज्यूम ना करे। तो ये मैं पकड़ लिया। एक बार सार्क क्लिप अंदर अगर घुस जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आप एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके इवनली चारों तरफ उसको अंदर की तरफ पुश करते रहिए धीरे धीरे। पिस्टन को मैं अंदर से दबा दिया। एट दिस पॉइंट मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। जो सार्क क्लिप है इसको मैं अंदर पुश करूंगा, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और जो पिस्टन है, पिस्टन को मैं अंदर की तरफ पुश करके रख रहा हूँ, ताकि जो सार्क क्लिप है अंदर की तरफ उसको जाने के लिए रास्ता मिले। तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन अंदर चला गया है और इस जन्म के लिए ये और दोबारा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद अगर प्रॉब्लम करेगा तो मैं पूरा मास्टर सिलेंडर को फेंक के नया वाला लगाऊंगा। तो यही होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम, सार्क क्लिप को लगाना। अगर आपके पास सार्क क्लिप होल्डर है तो ये काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। देन ये जो गैस्केट है पिस्टन के ऊपर, इस गैस्केट को लगा देना है। सेम प्रोसेस है, गैस्केट को लगा के स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे प्रेस करके इसको अंदर की तरफ बैठा दीजिए। ओके, तो गैस्केट का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैं बैठा दिया हूँ और अब इसको अंदर की तरफ, इसको क्या करना है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन की यहाँ पे एक आपको कैविटी दिख रहा है, यहाँ पे इसको लॉक कराना है, मतलब बैठाना है, जो भी आप कह लीजिए। बस हो गया। तो मेन जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके
पीछे जो ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच को लगा दूंगा। ब्रेक स्विच हमारा लग चुका है। अब होगा क्लच लीवर का अनबॉक्सिंग। हम सबको अनबॉक्सिंग का वीडियो बहुत पसंद होता है, पता है। तो ये तो अनबॉक्सिंग नहीं, अनपैकिंग हो गया। नया नट और बोल्ट 2 आपको मिल जाएगा इसके साथ। और ये रहा ब्रेक लीवर। तो पुराना वाला लीवर के साथ अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र में आ रहा होगा कि ये घिस घिस के धंस चुका है और ये वाला अभी भी फुला हुआ है। तो बस यही है, ये जो पोर्शन है ये हमारा जो ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच को प्रेस करता है, इसका ही काम है। और मेन ये जो पोर्शन है यही हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन को प्रेस करता है। ब्रेक लीवर को ला के जो हमारा बोल्ट है, बोल्ट को डाल के इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी थ्रेड बना है। इसको आपको एकदम ज़बरदस्त नहीं टाइट करना है, बस हल्का टाइट मारना है क्योंकि आप अगर ज़बरदस्त टाइट कर देंगे तो आपका जो लीवर है, लीवर टाइट हो जाएगा, मतलब ये फ्रीली मूवमेंट नहीं करेगा। और इसके नीचे ये जो नट है इसका काम बस इतना ही है कि इसको लॉक करके रखेगा, वरना क्या, बाइक में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन में नट बोल्ट का खुल जाने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए बोल्ट है, बोल्ट घूम घूम के बाहर ना जाए उसके लिए लॉक का काम करता है। तो ये हमारा जो सेटअप है, सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अब इसको मैं बाइक में जाके इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए बाहर। तो पहला काम यही है, मास्टर सिलेंडर को हैंडल पे माउंट कर लेना और इसका जो ब्रेक लाइन है, ब्रेक लाइन को मास्टर सिलेंडर के साथ अटैच कर लेना। और मैं यूज़ करने वाला हूँ वॉक्सपुल का .3 ब्रेक फ्लूइड। मैं 7 सालों से बाइक राइड कर रहा हूँ और इस दौरान 98% ऑफ टाइम मैं वॉक्सपुल का .3 मतलब ये वाला ब्रेक फ्लूइड ही यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू मुझे फेस नहीं करना पड़ा है, तो इसलिए मैं इस पर स्टिक हो गया हूँ। और बचा बाकी 2%, उस टाइम में अदर जो ब्रेक फ्लूइड है उसको मैं ट्राई कर रहा था, बट मुझे वो उतना पसंद नहीं आया, तो यही सही है मेरे लिए। और यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो बैंजो बोल्ट है वहाँ पे कोई लीकेज उगज वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी गैस्केट रहता है और वो भी डैमेज होने का चांसेस रहता है। आप ध्यान से सुनिए, जो ब्रेक लाइन है, ब्रेक लाइन मतलब ब्रेक का जो पाइप ऐसे ही वर्टिकली था, तो इसका अंदर कोई भी एयर नहीं घुसा है। तो जो रिजर्वर है, रिजर्वर में ब्रेक फ्लूइड को भर के आप सिंपल पंप करते रहिए मास्टर सिलेंडर के अंदर, और थोड़ा बहुत बैंजो बोल्ट साइड में जितना भी एयर है सब धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। जैसा आपको दिख रहा है जो एयर का बबल है वो बाहर आ रहा है। तो आपको ये काम बहुत ही पेशेंस लेकर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2-3 बार पंप करते ही सब बबल निकल जाएगा। आपको कम से कम आधा घंटा इसको पंप करते आना है। आधा घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंटिन्यू पंप नहीं दे पाएंगे, आपका हाथ दर्द हो जाएगा, तो आप कुछ देर रेस्ट भी लेंगे। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो पंप दे रहा हूँ ब्रेक लीवर पे, अभी तक कोई फील आया ही नहीं है। ऐसा भी आपको लग सकता है कि शायद खराब हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराइए मत। ब्रेक फ्लूइड को रिजर्वर से मास्टर सिलेंडर तक पहुँचने में और अंदर जितना भी एयर बबल है उसको बाहर आने में टाइम लगेगा, तो आपको ये काम बहुत ही पेशेंस रख के करना है। और अगर आपको टोटल ब्रेक फ्लूइड ड्रेन करना है तो आई होप आपको ब्लीडिंग का प्रोसेस पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जो हमारा ब्लीडर वाल्व है वहाँ पे एक पाइप को जरूर लगाइए, ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो आपके कैलिपर पे या फिर एलॉय व्हील पे ना गिरे। देन आप ब्रेक लीवर से 5-6 बार पूरा दबा दबा के पंप करके लास्ट ब्रेक लीवर को दबा के पकड़ कर रहिए। उसके बाद जो ब्लीडर वाल्व है उसको थोड़ा ओपन करके फिर क्लोज कर दीजिए। इस दौरान जितना भी प्रेशर है अंदर, उस प्रेशर से ब्रेक फ्लूइड बाहर आ जाएगा और पाइप के थ्रू नीचे गिर जाएगा। बस यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते आना है। कब तक आपको ये काम करना है? जब तक ना आपके ब्रेक लाइन के अंदर जितना भी ब्रेक फ्लूइड है, आई मीन पुराना ब्रेक फ्लूइड, सब बाहर ड्रेन हो जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये है करंट ब्रेक फ्लूइड का कलर, और इसके साइड में ही मैं फ्रेश ब्रेक फ्लूइड को डाल रहा हूँ, तो कलर कंपैरिजन करके ही आपको आंसर मिल जाएगा। और हाँ, ब्रेक फ्लूइड ड्रेन करते वक्त आप जोश में होश मत खो बैठिए। रिजर्वर अगर खाली हो जाएगा तो आपके ब्रेक लाइन के अंदर फिर से एयर बबल घुस जाएगा और पूरा काम आपका बर्बाद कर देगा। तो रिजर्वर को आप टाइम टू टाइम फॉलो करते रहिए और ब्रेक फ्लूइड से उसको फिल करके रखिए। तो बात यह है कि इस तरह कुछ छोटा मोटा पॉइंट रहता है, कुछ काम करने का तरीका रहता है, जो लोकल गैरेज में तो दूर की बात, सर्विस सेंटर में भी फॉलो नहीं होता है। जैसे कि ब्रेक फ्लूइड को ब्लीड करते वक्त जो ब्लीडर वाल्व है वहाँ पे पाइप लगाना, ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है वो कैलिपर पे ना गिरे। उसके नीचे डिस्क प्लेट, फिर एलॉय व्हील, ये सब में ब्रेक फ्लूइड नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होता है, जैसे कि पहले ही मैं आपको बताया। तो मुझे लगता है जितने भी बाइक ओनर्स है उनमें से जो लोग बाइक एंथुसियास्टिक पर्सन है थोड़ा, उन लोगों को ये सब काम खुद ही कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके लिए अगर मैं इसी काम का रिलेटेड में बात करूँ तो इसके लिए जितने भी टूल्स है वो आपके पास ऑलरेडी है। आपने जब बाइक परचेस किए थे तो आपके बाइक के साथ एक टूल किट भी आया था, वहाँ पे 10 mm का स्पैनर और एक स्क्रू ड्राइवर दोनों ही है। सबके घर में तो एक टेस्टर कॉमन रहता ही है, तो आप इसी टूल का यूज़ करके आप रिजर्वर का जो कैप है उसको भी ओपन कर सकते हैं, और 10 mm का जो स्पैनर है उस स्पैनर से ही जो ब्लीडर वाल्व है उसका ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो ये काम आपका घर बैठे ही हो जाएगा।
हाँ, एक और काम करना है, वो छोटा वाला पाइप एक जुगाड़ करना है ताकि आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो बाहर गिरे। तो आप देखते हैं मेरे बाइक में क्या चल रहा है। यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड ड्रेन करते करते अभी जो फ्लूइड बाहर आ रहा है इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब जो फ्रेश ब्रेक फ्लूइड का कलर है रेड कलर, उस कलर का ब्रेक फ्लूइड बाहर आ रहा है। सो एट दिस पॉइंट मैं इसके साइड में ही फ्रेश ब्रेक फ्लूइड को ड्रॉप करूंगा तो दोनों का कलर एकदम सेम टू सेम है, मैच कर गया है। मतलब ब्रेक लाइन के अंदर पूरा जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, पुराना जितने भी ब्रेक फ्लूइड है वो बाहर आ चुका है। और रिजर्वायर में मैं आपको दिखा दूं, रिजर्वायर को एकदम फुल टॉप अप मत करिए। इवन रिजर्वायर में जो मार्किंग दिया गया है मैक्सिमम लाइन का, उस मैक्सिमम लाइन के नीचे तक ही फिल करिए, मैक्सिमम लाइन तक भी मत फिल करिए, क्योंकि ये जो गैस किट है रिजर्वायर के अंदर घुस के फिट होता है। तो गैस किट लगा के जब आप इसका कैप को प्रेस करेंगे, अंदर अगर ज़्यादा ब्रेक फ्लूइड रहेगा वो लीकेज करके बाहर आ जाएगा। आसपास का जितना भी लोहा वाला सामान है सबको ये खाना चालू कर देगा। जैसे ये जो कैप के ऊपर मेरा बोर्ड लगा है, देखिए ये इसमें जंग पड़ गया है और कैप का हालत भी खराब है। तो यही रीज़न है, ये जो रिपेयरमेंट चल रहा है ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मुझे भी ये जो मास्टर सिलेंडर है इसको टोटल चेंज करना पड़ेगा। तो बस कैप को लगाने के बाद थोड़ा पोछा उछा लगा लीजिए ताकि लगे थोड़ा काम हुआ है। और अगर आपने ब्रेक स्विच का प्लग को ओपन किया था तो यहाँ पे रहा वो 2 पिन, जहाँ पे आपका ये जो ब्रेक स्विच का कपलर है इसको घुसा के प्रेस कर देना है तो ये लग जाएगा। तो जाने से पहले ये जो ब्लीडर वाल्व है, मतलब जिसको मैं ओपन कर रहा था क्लोज कर रहा था, वो यही वाला पार्ट है। तो ये जो ब्लीडर वाल्व है ये भी अलग से मिलता है, मतलब ये भी स्पेयर पार्ट के अंदर आता है। तो इसका भी पार्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन जो हमारा कैलिपर है, कैलिपर के अंदर जितना भी मेन कंपोनेंट रहता है जैसे कि पिस्टन, गैस किट, उसके अंदर एक क्लिप रहता है जो हमारा ब्रेक पैड है उसको होल्ड करके रखता है, इस सब का भी एक अलग से स्पेयर पार्ट आता है। कैलिपर का रिपेयरिंग किट उसको कहा जाता है, तो उसका भी पार्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जो हमारा डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट भी अगर ज़्यादा घिस जाता है वो भी एक इशू है, अगेन इसका भी पार्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको भी लगता है कि ब्रेक फ्लूइड को ड्रेन करने के बाद ब्रेक लीवर को इस तरह से बांध के रखने से जो एयर बबल है वो बाहर आ जाएगा, तो आप फोकट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये टोटली इम्प्रैक्टिकल चीज़ है और इससे एयर बबल कभी बाहर नहीं आता है। ब्रेक लीवर को इस तरह से प्रेस करके रखा जाता है पर वो एयर बबल को बाहर लाने के लिए नहीं, उसका रीज़न अलग है। आप कमेंट अगर करेंगे तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। सो रिपेयरिंग किट को यूज़ करने के बाद हो सकता है आपने ब्रेक फ्लूइड को ड्रेन किया हो सकता है आपने नया ब्रेक पैड लगाया है, तो इस केस में आपको एग्जैक्ट कोई रिजल्ट शायद ना मिले। मतलब जो स्पॉन्गिनेस है आपको ऐसा नहीं फील हो सकता है कि स्पॉन्गिनेस एकदम से गायब होगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आपको ये चीज़ फील होगा कि हाँ ये जो ब्रेक लीवर है पहले से धीरे धीरे टाइट हो रहा है। और 50-100 किलोमीटर राइड करने के बाद जो ब्रेक फ्लूइड है उसको आप एक बार ब्लीड कर लीजिए। एयर बबल निकल के आए तो अच्छा है, नहीं आए तो और अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी फीडबैक हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।